हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रितु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, इस चैनल में हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, इससे पहले शायद ही किसी ने इस बारे में बात की हो, शायद ही किसी ने इस लेवल तक सोचा। सो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। सो आज हम वोटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। किसी भी देश की मेजर जो डेवलपमेंट है वो सरकार के ऊपर बेस्ड होती है, और सरकार कैसी बनेगी ये वोटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो वोटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में अब तक 4,82,000 करोड़ के स्कैम्स हो चुके हैं। सोचिए, अगर ये पैसा देश के डेवलपमेंट में लगता, एजुकेशन पे लगता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे लगता, तो आज हम कहाँ हो सकते थे। पर ये पैसा देश हित में लगने की बजाय कुछ लोगों की जेब में चला जाता है और सिचुएशन ज्यों की त्यों रहती है। सो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बदलाव क्यों नहीं आता? उसके दो कारण हैं। पहला, लोग खुद कोशिश नहीं करना चाहते, लोग सिर्फ शिकायत करना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। उनको लोग क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते? क्योंकि उनके साथ उनकी बोलचाल नहीं है, उनके साथ उनका उठना बैठना नहीं है, उनके साथ उनका भाईचारा नहीं है। सो हमारे देश में लोग भाईचारे और भेड़चाल के आधार पर वोट करके आ जाते हैं, और बाद में कई बार शासन गलत लोगों के हाथ में चला जाता है और बाद में लोग रिग्रेट करते हैं। तो अपने वोटिंग राइट का सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। सो गाइज, मैं आपको बोलना चाहूंगी, हंसना मुझे भी पसंद है, हंसना सबको पसंद है, और मैं सारे कॉमेडियंस का सम्मान करती हूँ। पर जिन लोगों ने किसी भी आतंकवादी हमलों में अपने को खोया है, जो लड़कियां तरह तरह के अत्याचारों से पीड़ित हैं, कुछ लोग बारिश के पानी से परेशान हैं, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो आराम से 5 स्टार होटल में बैठकर चाय का आनंद ले रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनीज में लोग ओवरलोडेड हैं विद वर्क, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन कभी खत्म नहीं होता। सो इन लोगों के दर्द को कोई भी कॉमेडी थोड़ी देर के लिए भुला जरूर सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। और इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के दर्द को हम परमानेंटली मिटाने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ना केवल इन लाखों करोड़ों लोगों के दर्द को, बल्कि जो इनकी पीढ़ियां हैं उनके दर्द को भी। सो गाइज, एक चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि मेरे टॉपिक्स ही ऐसे हैं। इसमें हम देश की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है मेरी वीडियो का मोटिव तभी फुलफिल हो पाएगा अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जो मैं फील कर रही हूँ एग्जैक्टली आप तक डिलीवर कर पाऊँ। मुझे लगता है अगर मैं कोई भी बात एक वीडियो में समझा सकती हूँ तो उसके लिए अलग अलग मुझे 5 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, और मेरी हफ्ते में एक ही वीडियो आती है। सो 10 to 15 मिनट्स इन अ वीक इज नॉट अ बिग थिंग। सो गाइज, इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और हमने एक चेन स्टार्ट की है, चेन ऑफ गुडनेस टुवर्ड्स नेशन। सो अभी तक अगर आप इस चेन का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमसे जुड़े और एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश में हमारी मदद करें। सो गाइज, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती। मैं आपकी तरह एक देश की एक आम नागरिक हूँ, और मैं सभी पॉलिटिशियंस का सम्मान करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सभी पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं। हमारे देश में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी हैं। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, ये नेता कौन होते हैं? ये नेता वो होते हैं जिनका ज़्यादातर अक्सर, मतलब मैं ये नहीं कह रही सभी, बट इनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होता, और इनको पता है ये सिर्फ भीड़ इकट्ठी करके ही शासन में आ सकते हैं। सो आप एक बात बताइए, क्या भीड़ इकट्ठी करना किसी की सही काबिलियत को दर्शा सकता है? सो तरह तरह के ये लोग बाइकों पे घूमते हैं, और कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, कई बार तरह तरह की क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार जो गैंगस्टर और टेररिस्ट से ये लोग मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो खुद तरह तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, क्या वो दूसरों को इंसाफ दे सकता है? नो वंडर हमारे देश में लॉ सिस्टम की हालत इतनी खराब है। लगभग 3.5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है। जो क्रिमिनल्स हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं, और जो विक्टिम है वो थ्रू आउट द लाइफ सफ़र करता रहता है। और ये हमारे देश की हालत है।
सो गाइस, मैंने जब एनालाइज किया चीज़ों को तो मुझे दो चीज़ें समझ में आई। पहला, जिन लोगों ने खुद अपने जीवन में समस्याएं देखी हैं, सिर्फ वही लोग इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जिसके चेहरे पे बारिश के पानी की छींटें नहीं पड़ी, क्या आपको लगता है वो बारिश का पानी हटाने में उसकी दिलचस्पी होगी? सो जो हमारे बीच में से निकला हो वो अच्छा नेता बन सकता है। नंबर 2, आप इसको ऐसे समझिए कि जो एक पेड़ है जिसकी जो जड़ है वो नेता है और उसकी डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अगर एक दो ब्रांच अगर खराब होती है या ठीक नहीं होती तो इतना फर्क नहीं पड़ता पेड़ के ऊपर, लेकिन अगर उसकी जड़ी खराब है तो पेड़ कभी पनप नहीं सकता। सो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ और इनको आप ध्यान से सुनिएगा। ये किसी भी देश की डेवलपमेंट में मेजर रेवोल्यूशन का काम कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन। जैसे आपको मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करनी पड़ती है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करनी पड़ती है, तो इसी तरह से आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आपका पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आई नो गाइस, हमारे देश में जो एजुकेशन है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, बट स्टिल एक काइंड ऑफ सिंसेरिटी, एक काइंड ऑफ हार्डवर्क जनरेट करती है एजुकेशन। और अभी धीरे धीरे इस सिस्टम में बदलाव भी आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल होती जा रही है। सो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो खुद ग्रेजुएट हैं पॉलिटिकल साइंस में। इट मीन्स ही हैज़ ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग हिज फील्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट। आप छोटे से छोटा लेवल देख लीजिए। आप बैंक के क्लर्क के लिए जॉब पाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, जबकि वहाँ टेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्ट किया जा सकता है। और जिन लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है उनको टेस्ट क्यों नहीं देना पड़ता? जब ज़्यादा काबिल इंसान कम काबिल इंसान को वो रिपोर्ट करेगा तो करप्शन तो फैलेगा ही। सो इनके डिफरेंट लेवल पे टेस्ट होने चाहिए, जैसे अध्यक्ष हो गया, एमएलए हो गया, सांसद हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। सो और इनका जो टेस्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। डिफरेंट कंडीशंस इनको दी जाएं कि आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेंगे। सो पॉइंट नंबर 3, सोशल वर्क। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बीचेस साफ कर रहे हैं, जानवरों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें ऐसे लोग चाहिए जो करप्शन ना फैलाएं, जो अपनी जेबें ना भरें। इस डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं लेकिन किसी की नीयत नहीं बदल सकते। सो हमें ऐसे लोग चाहिए जो पैशनेट हों सोशल वर्क के लिए। पॉइंट नंबर 4, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इनका जो इन्होंने मार्कशीट दी हैं वो जेन्युइन है या नहीं, इनका कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये लोग इन्वॉल्व तो नहीं है, ये प्रॉपर इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। इनका जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ही सही काम रोज होना चाहिए, किसी भी तरह की लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, और इनको मंथली टारगेट दिए जाने चाहिए, तभी ये लोग काम करेंगे। और उसके आधार पर उसका मंथली असेसमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन वर्क रेदर देन सेल्फ मार्केटिंग। हमारे देश में 70 से 80% टाइम है नेताओं का, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, एक दूसरे को नीचा गिराने में जाता है, इलेक्शन के टाइम पे सेल्फ मार्केटिंग में जाता है। तो आपकी आवाज़ नहीं बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। सो हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो ये वर्क पे ज़्यादा फोकस कर सकें और सेल्फ मार्केटिंग में कम फोकस करें। सो इसके लिए इलेक्शन से एक दिन पहले एक जीमेल फाइल के थ्रू सबके पास जितना भी डाटा है इनसे रिलेटेड, इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड, इनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इनके सोशल वर्क से रिलेटेड, ये सारा डाटा लोगों के पास चला जाए, ताकि वो प्रॉपर एनालाइज करने के बाद वोट करें और सही लोग सिस्टम में आ सकें। और हमें ये चिंता ना हो कि कहीं गलत हाथों में शासन ना चला जाए। और जब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में बिजी रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे और करप्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा।
सो गाइज आई होप आपको मेरे सजेशन अच्छे लगे होंगे। ये कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब ज़रूर लग सकती है। मैं ये नहीं कह रही आप वर्ड टू वर्ड ही इनको एग्जीक्यूट करें, थोड़े बहुत चेंजेस के बाद एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट मैंने एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। और गाइज आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा। मैं अपना कंटेंट खुद अपने हाथ से लिखती हूँ। किसी भी तरह की बुकिश नॉलेज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 20-25 साल तक हम किताबें पढ़ चुके हैं और अब इन किताबों को साइड में रखने की ज़रूरत है और रियलिस्टिक बातों पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। सो गाइज मेरी जो वीडियोस हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं अच्छे बदलाव के प्रति, और अभी तक मैंने 3 ही वीडियो अपलोड की हैं और एक फेसबुक पे की है। तो पहली वीडियो मेरी जो आई थी वो नेचर से रिलेटेड आई थी। हम सब जानते हैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं नेचर से छेड़छाड़ का परिणाम है, तो वो मैंने इसलिए बनाई थी। सेकंड वीडियो मैंने अपने बारे में बनाई थी कि आपको पता होना चाहिए जो पर्सन आपसे बात कर रहा है वो कौन है, उसका मोटिव क्या है। तीसरी वीडियो मैंने एनालाइज ऑफ करंट इवेंट्स के बारे में बनाई थी। मेरा मकसद यहाँ पे कोई खबरें चलाना नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल चलाना नहीं है। मैंने उसमें करंट इवेंट्स को आधार मानते हुए देश की समस्याओं से आपको अवगत कराने की कोशिश की, और आपने अगर वो वीडियो बहुत ध्यान से देखी हो तो मैंने बहुत सारे उसमें अहम संदेश दिए थे। सो गाइज एक वीडियो मैंने आपको बता दिया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया था, वो मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी। अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें मैंने 1947 से 2019 तक के सारे इवेंट्स की जानकारी दी थी, और इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं मैंने लिंक। आप रितु शर्मा के नाम से मेरा चैनल है, इस पे आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं देशभक्ति बढ़ेगी लोगों के बीच में, लोग देश के बारे में सोचना शुरू करेंगे और नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अच्छा बदलाव आता जाएगा। सो गाइस मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और मेहनत करूं और अच्छा कंटेंट लिखूं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और एक अच्छा बदलाव ला सकूं। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा 70 to 80% सिस्टम, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो भाईचारे के बल पर चल रहा है। जब ये सिस्टम काबिलियत के दम पे चलने लगेगा तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।